तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 4 के नोट्स। तो पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद क्लाइमेट के क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स आ गए जैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, राइट, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में। फिर इंडियन मानसून का नेचर, इंडियन मानसून में दो टेक्निकल फिनोमेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक है ITCZ मानसून का आना, मानसून में रुकावट, और फिर एनसो। एनसो क्यों आ गया मानसून के अंदर? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि इंडियन लैंड मास, जमीन जल्दी गर्म हो गई, पानी देर से गर्म होता है, इसलिए बस इधर लो प्रेशर एरिया की वजह से मानसून आ गया, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ग्लोबल फिनोमेना चलता है पूरा एयर सर्कुलेशन का, उसका एक छोटा सा पार्ट है मानसून, राइट। तो इसीलिए एनसो भी इसी का पार्ट है। सारी चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, राइट। उसके बाद सीजन्स 4 हैं मेनली, कोल्ड, हॉट, मॉनसून और मॉनसून का जाना। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स कौन कौन से हैं, 6, क्योंकि वो 2-2 महीने के होते हैं। फिर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एक बार जस्ट पढ़ लेंगे बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मॉनसून का इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। भाई वेदर क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये वेदर और क्लाइमेट दोनों को बताती हैं। फ़र्क इतना है कि वेदर होता है आज या कल कैसा वेदर है, राइट। क्लाइमेट होता है कि इस इलाके में अक्सर कैसा वेदर रहता है ना। आज सूरज उगेगा, सूरज चमकेगा, या आज बारिश होगी, राइट, आज बहुत ठंड पड़ेगी, ये आज का है, आज तूफान आएगा। लेकिन इन जनरल इस इलाके में कैसा क्लाइमेट रहता है, राइट। तो वेदर जो कई दिनों तक एवरेज निकाली जाए वेदर की, तो उसको क्लाइमेट कह देते हैं, राइट। एवरेज कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग टाइम। फिर मॉनसून क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? मॉनसून का मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इंडिया में गर्मियों में मॉनसून आता है, गर्मियों में बारिश होती है, विंड्स रिवर्स होती हैं, करेक्ट। डायरनल टेम्परेचर नॉर्थ वर्सेस साउथ को कंपेयर करो, जैसे आपके एनसीईआरटी में इंट्रो में दिया हुआ है कि थार डेजर्ट है, वहां 15 से 50 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है एक ही दिन के अंदर। डायरनल मतलब एक ही दिन में 50 डिग्री होगा, रात को 15 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाएगा। लेकिन साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, दिन में रात में मुश्किल से 7-8 डिग्री का डिफरेंस होता है। रेनफॉल के कंपैरिजन में 3 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर। चेरापूंजी और मौसिन राम में, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में है, वहाँ साल भर में करीब 1000 सेंटीमीटर की बारिश होती है, राइट। लेकिन जो जैसलमेर राजस्थान है, वहाँ पूरे साल में सिर्फ मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, राइट। फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालय और डेजर्ट में सिर्फ 9-10 सेंटीमीटर बारिश हुई, लेकिन मेघालय में 400 सेंटीमीटर। मेघालय का ही पार्ट है चिरापुंजी मौसिनराम, तो मेघालय में 400 पूरे साल में, और मेघालय के अंदर भी जो कुछ इलाके हैं चिरापुंजी मौसिनराम के, वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है पूरे साल में। और अगर एक दिन का कंपैरिजन करना हो, राइट, तो आप ये देखो कि गारो हिल्स में एक जगह है तुरा, वहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितना जैसलमेर में 10 साल में होती है, राइट। क्योंकि चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं तो उनको एक एक बार पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर कब इस चीज़ को उल्टा पुल्टा करके पूछ ले। ये जो प्लेसेस है ना छोटे छोटे से, जैसे तुरा हो गया, जैसलमेर हो गया, ये प्लेसेस आपको याद करने हैं, क्योंकि जैसे 2017 में मेरे ख्याल से यूपीएससी ने क्या किया था, इंडिया में 2 सिटीज के नाम दिए थे और पूछा था इन 2 सिटीज के बीच में अगर आप बाय रोड जाओगे तो मिनिमम कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा। अब क्योंकि मैप आपको रटा हुआ है, इसलिए अगर आपको स्टेट्स पता हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन सिटी तो नहीं पता थी, है ना। तो सिटीज के नाम एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो याद करने काफी जरूरी होते हैं। कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कब होती है? सर्दियों में। पूरे देश में गर्मियों में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु की कोस्ट पे और आसपास की कोरोमंडल कोस्ट में विंटर में बारिश होती है। उसका क्या रीजन है वो भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो मानसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये देख रहे हो जुलाई में है, जुलाई में हवा कैसे जा रही है? ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आ रही है नीचे की तरफ। तो गर्मियों में ऐसे हवा, सर्दियों में नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं मानसून। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, राइट, हिमालयाज, ये सब है रीजन। लैटिट्यूड से कैसे? लैटिट्यूड क्या बताया था? लेटी हुई लाइन, है ना, ये लेटी हुई लाइन है, ये एक लाइन थी, फिर हम ऊपर गए, फिर हम और ऊपर गए,
तो यानी कि साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो, वो हो गया लैटिट्यूड में डिफरेंस, राइट। तो अगर आप इक्वेटर के पास में हो तो गर्मी ज़्यादा होगी, और लैटिट्यूड कम हो रहा है, मतलब इस तरफ पोल्स की तरफ अगर आप जा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री होता है, तो अगर आपका डिग्रीज में बढ़ रहा है लैटिट्यूड, तो फिर क्या होगा, ठंड बढ़ती रहेगी, है ना। तो जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में आता है, लेकिन साउथ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है, राइट। नॉर्थ इंडिया में डायर्नल टेम्परेचर रेंज, यानी कि एक ही दिन के अंदर सुबह और रात के टेम्परेचर में कंपैरिजन करोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने राजस्थान का एग्जांपल देखा कि दिन में 50 डिग्री गर्मियों में, और उसी दिन रात को 15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री का ही फर्क आता है, राइट। ये तो बात हो गई लैटिट्यूड की। ऑल्टीट्यूड, पर्वत है, ऊपर जाओगे तो ठंड है, नीचे रहोगे तो रिलेटिवली गर्मी है थोड़ी सी, राइट। जैसे कि कहाँ दिया है, हाँ ये दिया है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है दार्जिलिंग और आगरा का। दार्जिलिंग और आगरा दोनों सेम लैटिट्यूड पे, पहले हमने कहा कि लैटिट्यूड से फर्क पड़ता है जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका दार्जिलिंग और आगरा लगभग सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में टेम्परेचर में काफी डिफरेंस होता है। उसका रीजन ये है कि जो दार्जिलिंग है वो ज्यादा हाइट पे है और आगरा नीचे है, तो उससे टेम्परेचर में काफी डिफरेंस आ जाता है। हिमालयाज भी एक फैक्टर है। क्यों? हिमालयज एक क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करते हैं। वो नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे हमें बचाते हैं, और यहाँ से जो मॉनसून की हवाएं आती हैं उनको यहीं पे रोक लेते हैं, उनको पल्ली तरफ नहीं जाने देते हैं, राइट। तो इसलिए सारा पानी यहीं पे बरस जाता है और यहाँ पे खूब सारा बारिश होती है, जिससे एग्रीकल्चर होता है, पूरी इकोनॉमी हमारी चलती है, ठीक है। और क्या है क्लाइमेट का, इंडिया क्लाइमेट और कौन डिफाइन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन जल्दी गर्म होती है, पानी धीरे गर्म होता है, उससे क्या होता है, एयर प्रेशर में डिफरेंस बन जाता है। जब एयर प्रेशर में डिफरेंस बनेगा तो उससे मॉनसून जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। तो जब गर्म सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगा, डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा और यहाँ से जो है हवा इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है मॉनसून का, बट ये अकेला रीजन नहीं है, एनसो का ही एक पार्ट है ये। फिर और क्या दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना ज्यादा हम इंटीरियर के इलाकों में जाते हैं उतना ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। कोस्टल इलाकों में ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता। एक्सट्रीम का क्या मतलब है भाई, दिल्ली में गर्मी भी बहुत पड़ती है, हर साल न्यूज में आता है कि दिल्ली में इतना तापमान पहुंच गया, और सर्दियों में तापमान इतना गिर गया। कोस्टल इलाकों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चेन्नई, गोवा, केरला, है ना, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में सर्दी गर्मी जैसा कोई अलग सीजन नहीं होते, हमेशा जो है 12 महीने लगभग सेम जैसा ही मौसम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ठीक है ना। क्योंकि जो पानी है भाई, देखो जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन रात जो जितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है उससे पानी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी अपना टेम्परेचर लगभग सेम मेंटेन रखता है। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पे बहुत बड़ा पानी का सोर्स है और उस पानी के सोर्स का टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं रहा, पानी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आसपास के इलाके में टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जो कोस्टल इलाके होते हैं उनमें टेम्परेचर लगभग सेम जैसा ही रहता है, इक्वेबल क्लाइमेट। और क्या, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। विंडवर्ड साइड्स, पहाड़ कहाँ पे हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, असम में है, तो वहाँ पे क्या है, जिस तरफ से हवा आ रही होती है पानी वाली, ये पहाड़ है और यहाँ से पानी वाली हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं, तो यहाँ पे खूब सारी बारिश होगी। लेकिन यहाँ पे जो निचले इलाके हैं यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, इनको कहते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। तो जहाँ से हवा आ रही है ये हो गया विंडवर्ड साइड, और यहाँ इसके बाद जब पहाड़ से नीचे हवा उतरी तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। तो यहाँ पे विंडवर्ड साइड में खूब बारिश होती है, लेकिन लीवर्ड साइड लगभग ड्राई रहते हैं, इनको कहते हैं कि ये रेन शैडो एरिया में है। जैसे इस डायग्राम को ना बाद में और डिटेल में देखेंगे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, अभी फिलहाल ये चीज देख लो कि जैसे मान लो ये आपका मुंबई है और ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना। तो मुंबई कहाँ पे, मुंबई वेस्टर्न घाट से पहले भाई यहाँ पे समुद्र है और अरेबियन सी से बहुत सारे मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही हैं,
तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पे बादल ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर उठते हैं बादल तो ठंडे हो गए। अब ठंडी हवा के पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा पानी वो होल्ड नहीं कर पाती ठंडी हवा, तो क्या करेगी फिर, छोड़ देगी पानी को। पानी को छोड़ेगी तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, है ना। उसके बाद ये हवाएं यहाँ पे गई, फिर नीचे आएंगी तो गर्म हो जाएंगी, तो इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे पानी बरसाने की जगह जो मॉइस्चर उसको भी खींच लेती है ये, है ना। तो यहाँ पे ये जनरली सूखे इलाके रहते हैं, तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। इसलिए मुंबई और पुणे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दोनों में जो बारिश होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। बाकी मैंने ये क्यों बनाया हुआ है ये अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, राइट। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं तो इस तरफ मुंबई है तो यहाँ पे खूब बारिश हो गई, यहाँ पे पुणे इस तरफ है तो उसमें कम बारिश होती है। इस मैप की टेंशन मतलब ये मैप और डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे जैसे आपके पॉइंट्स आते रहेंगे एनसीईआरटी के। फिर अगला है नेचर ऑफ इंडियन मानसून। इसमें जरूरी चीज है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक लो प्रेशर एरिया होता है जो जनरली इक्वेटर के पास रहता है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये डायग्राम पता है आपको, ठीक है ना। तो ITCZ क्या है, ITCZ यहाँ पे तो इक्वेटर के पास में है, बट हमेशा इक्वेटर के साथ में नहीं रहता ये। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो विंड्स हैं वो अलोंग द सरफेस यहाँ पे आती हैं, मिलती हैं और ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से ये इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, ठीक है ना। तो ये एक सेल बन गया, ऐसे ये एक सेल बन गया, राइट। तो इस तरह से आपके अलग अलग सेल बन जाते हैं। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो सूरज है वो इक्वेटर पे नहीं होगा, मतलब जब इंडिया में गर्मी होती है तो उस समय गर्मियों में जब इंडिया में गर्मी होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है सूरज, यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इसको बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन की डायरेक्ट रेस थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इस तरीके से, राइट। डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रही होती है, तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं सारी, ये सभी प्रेशर बेल्ट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाएंगी। ITCZ 0 डिग्री पे ना बन के 23 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ऐसी जो चीज़ यहाँ पे 30 डिग्री पे थी थोड़ी ऊपर चली जाएगी, वेस्टर्लीज और ऊपर चली जाएंगी। क्या बोला मैंने, वेस्टर्लीज थोड़ा और ऊपर चली जाएंगी। अभी ध्यान रखो इस चीज़ को, आगे पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है सर्दियों में, करेक्ट, क्योंकि सर्दियों में ट्रॉपिक ऑफ जो सूरज है वो यहाँ पे नहीं है, सर्दियों में तो सूरज यहाँ पे है। उसकी जब गर्मी आएंगी सूरज यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो सारी प्रेशर बेल्ट ऊपर चली गई, तो ये वेस्टर्ली भी ऊपर चली गई, फिर ये हिमालय के ऊपर चली जाती है, राइट। गर्मियों में जब सूरज यहाँ पे आ गया तो ये ऊपर चली गई, सर्दियों में सूरज नीचे गया तो हिमालय से नीचे आ गई और फिर अपने साथ ये बारिश ले आती हैं, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ITCZ जो है वहां पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। जुलाई में ITCZ कहाँ पे होता है भाई, हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके आसपास होता है, यानी कि गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास, राइट। इसको बोलते हैं मॉनसून ट्रो। जैसे आपने वेव्स पढ़ी हैं, वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं ये है क्रेस्ट और ये है ट्रो, ये टर्म्स होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोल दिया, नीचे वाले को ट्रो बोल दिया। तो उसी तरह यहाँ पे मॉनसून का जो ट्रो बन रहा है, यानी कि वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ITCZ पे क्या हो रहा है कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, तो ये जगह बहुत गर्म हो गई। जो चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, यहाँ पे गर्म हवा हो जाएगी, लैंड गर्म होगा तो लैंड के साथ में हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए साइड से हवाएं आती हैं, इसको फिल करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। तो ITCZ कहाँ पे होता है जुलाई में, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, गैंगेटिक प्लेन्स में, जहाँ पे इसको बोलते हैं मॉनसून ट्रो, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहाँ पे मॉनसून की हवाएं खिंच के चली आती हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ITCZ का ट्रेड विंड्स और मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट होता है, जो अभी मैंने बोला वही चीज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आपका ITCZ यहाँ पे होगा, तो ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही होंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। अब क्या होगा, ये तो इक्वेटर पे है, अब
जुलाई में ITCZ चला गया यहाँ पे। जब ITCZ यहाँ पे आ गया तो इन साउथ ईस्ट विंड्स को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही साउथ ईस्ट विंड्स इक्वेटर पार करेंगी तो उसके बाद क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगी। कोरियोलिस फोर्स जो है इनको राइट की तरफ मूव करने को कहेंगी। तो ये इक्वेटर पास कर रही थी इस तरीके से, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने कहा राइट की तरफ मुड़ो। नॉर्थ में राइट की तरफ मुड़ती है कोरियोलिस मुड़ती है कोरियोलिस फोर्स, और साउथ में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई कोरियोलिस हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो इसीलिए ये फिर राइट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये राइट की तरफ इस तरह से मुड़ गई। फिर यहाँ पे माउंटेन रेंज से टकराती हैं, फिर इधर आती है, वो लंबी कहानी है। फिलहाल ये याद रखो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है यहाँ पे ITCZ आ गया, तो उसका पीछा करते करते इस तरह से राउंड टर्न ले लेती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपकी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको एक बार। ITCZ जो है वो एक लो प्रेशर एरिया बनाता है नॉर्दर्न इंडिया में, जिससे कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे खिंच चली आती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स साउथ वेस्ट से आती हैं। फिर ये देखो, जब ITCZ इक्वेटर पे था तो कैसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, है ना, सॉरी। तो ये ऐसे आ रही थी, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताते हैं विंड का, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उस डायरेक्शन को उसका नाम दे देते हैं विंड का, ठीक है ना। तो अब विंड यहाँ से आ रही थी तो बोल दिया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से आ रही तो साउथ ईस्ट से आ रही है तो साउथ ईस्टर्ली हो गई विंड्स। अब विंड ऐसे आ रही है, ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, साउथ वेस्ट से। तो इसीलिए इंडिया में जो मानसून आता है इसको हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहां से बना, ये साउथ वेस्ट मानसून बना साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से। ध्यान रखो इस बात को, साउथ वेस्ट मानसून कैसे बना, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में सूरज जो है, देखो अभी तो सूरज जो है हमारा यहाँ पे चमक रहा था गर्मियों में, अब सर्दियों में तो सूरज नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे चला जाएगा बिल्कुल। तो जब लो प्रेशर एरिया नीचे की तरफ चला गया तो विंड्स भी रिवर्स हो जाएंगी फिर, है ना। तो विंड्स जो हमारी, देखो विंड्स जो भी इस तरफ जा रही थी सारी, वो सर्दियों में क्या होंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। दिख रहा है यहाँ पे, नीचे की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि ITCZ नीचे चला गया। दिख रहा है ITCZ बोर्ड में मार्क हो रखा है, गर्मियों में यहाँ पे था, सर्दियों में यहाँ पे आ गया। ITCZ कौन सी जगह होती है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। तो जहाँ ITCZ लो प्रेशर रह गया वहीं पे ट्रेड विंड चली गई। तो पहले पीछा करते करते यहाँ पे आई थी, अब जो है वो यहाँ पे आ गया, तो अभी साउथ ईस्ट विंड यहाँ से है और ये ऐसे हो गई। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ द विंड्स, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है, मॉनसून के बारे में देखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर चली जाती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो बर्स्ट ऑफ द मानसून में हेल्प करती है। इनकी क्या कहानी है, फिर ये मानसून की ब्रांचेस क्या होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। बे ऑफ बंगाल की अलग ब्रांचेस होती हैं 2, और अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। वो कहाँ कहाँ बारिश करती हैं, फिर एनसो देख लेंगे, राइट। उसके बाद फिर ये सीजन्स देख लेंगे, राइट। तो पूरी क्लास जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ हल्का सा, बस आपको दिखा रहा हूँ हल्का सा डायग्राम वगैरह दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे जो फुल क्लास है उसका पार्ट होगा। और अब आपकी क्लास जो है यूट्यूब वाली खत्म, 15-20 मिनट का डेमो था, ये खत्म हो गया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पोर्टल वाली क्लास। ओके, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ITCZ आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये जेट स्ट्रीम से कैसे रिलेटेड है, राइट। ITCZ गैंगेटिक प्लेन्स पे होता है। जब ये गैंगेटिक प्लेन्स पे आता है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चली जाती है, और जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाती है तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अचानक से बड़ी तेजी से मॉनसून ले आती है। क्या मतलब हुआ अभी इस चीज का, स्टोरी की तरह याद रखोगे ना तो आसान रहेगा थोड़ा सा। देखो आपको एक चीज रटी हुई होगी मेरे ख्याल से, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो, कि सर्दियों में दिल्ली में बारिश होती है यहाँ पे। क्यों होती है भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो यहाँ से वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे पानी लाती है। कब की बात हो रही है, विंटर की बात हो रही है, जब ITCZ यहाँ पे नहीं है। ITCZ नीचे कहीं होगा, साउथ इंडिया से भी नीचे है, ठीक है ना। अब आ गई गर्मियाँ।
तो गर्मी आने का क्या मतलब हुआ कि जो आईटीसीजेड बहुत नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर होकर यहाँ तक आ गया, तो प्रेशर बेल्ट से ऊपर चली गई। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पहले यहाँ पे बहती थी, वो जेट स्ट्रीम अब यहाँ से ना बह के ऊपर चली गई, यानी कि अब ऐसे बह रही है, हिमालयस के ऊपर से चली जा रही है वो। ठीक है ना। तो जैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर गई तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे से ऊपर यहाँ पे आ गई। राइट। अब कौन सा टाइम चल रहा है? गर्मियों का टाइम चल रहा है। गर्मियों में यहाँ पे आईटीसीजेड है, पूरा गर्म गर्म इलाका है ये। राइट। तो क्योंकि सूरज यहाँ पे है, तो ये पानी भी खूब गर्म हो रखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे चल रही है आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जाती है। क्यों? अरे भाई ईस्टर्ली बोला ना, यानी कि ईस्ट से आ रही है, कंफ्यूज क्यों ना, ऐसे आ रही है। अब अगर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहे हैं और एक हवा इनको धक्का देते हुए यहाँ पे ऐसे ला रही है, यानी कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पे ला रही है, और हवा पानी वाली बहुत सारी यहाँ पे मॉइस्चर लेडन हवाएं ला रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसून काफ़ी तीव्रता से बरसने लगेगा। एक तो आपके यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स आ रही थी, जो मॉइस्चर आ रही थी, ऊपर से यहाँ के जो लो प्रेशर एरिया थे वो भी यहाँ पे आ गए थोड़े बहुत। ठीक है ना। तो इसलिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो यहाँ से डायग्राम में थोड़ा नीचे दिया, थोड़ी सी और ऊपर आएंगी है, यहाँ पे आएगा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। राइट। तो इसलिए यहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्स्ट ऑफ द मानसून, की अचानक से मानसून को ले आती है, तो वो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ना कि वेस्टर्ली। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मल ऑनसेट डेट्स क्या होते हैं? केरला में जनरली 1 जून को आता है, 10-12 दिन के अंदर मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाता है मानसून, और मिड जुलाई तक, यानी कि 1.5 महीना लगता है मानसून को पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर करने में। बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या है? जब अचानक से बहुत बड़ी तेज बारिश होने लगती है। ब्रेक इन द मानसून, मानसून में रुकावट कब आती है? भाई ऐसे तो है नहीं कि अगर 3 महीने मानसून चल रहा है तो रोज ही बारिश होती रहेगी। भाई कुछ दिन हो गई, फिर कुछ दिन का गैप ले लिया बारिश ने, वो जो गैप वाला पीरियड होता है ना, जब कुछ दिन बारिश नहीं होती, उसको बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून। राइट। अब इसका क्या रीजन होता है? भाई नॉर्थ में और कोस्ट पे 2 रीजन दिए हुए हैं। नॉर्थ में क्या है? एक सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया बना था, तो उस लो प्रेशर एरिया में मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही थी, है ना। लेकिन अगर मान लो वो आईटीसीजेड तक, मानसून ट्रो तक, यानी कि लो प्रेशर एरिया तक नहीं आ पा रही हैं किसी वजह से, तो बारिश नहीं होगी। मतलब कितनी ऑब्वियस सी बात है ना। और वेस्ट कोस्ट पे क्यों ब्रेक आ जाता है? व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आपके ये पहाड़ है, तो जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो इस तरह से आ रही है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हवाएं जो है बिल्कुल ऐसे ना टकरा रही हों, और जो लोकल हवाएं हैं वो ऐसे चल रही हों, है ना। तो अगर हवा मान लो ऐसे चल रही है, तो माउंटेन को क्रॉस तो कर नहीं रही, यानी कि माउंटेन उनको ऊपर की तरफ तो धकेलेगा नहीं, अप साइड में, है ना। तो फिर इसलिए यहाँ पे बारिश भी नहीं होगी फिर। तो ऐसे बीच में कुछ कुछ वजह से ब्रेक आ जाता है मानसून के अंदर। एनसो, तो पहले मैं आपको जैसे बताया था 10 मिनट पहले कि इंडिया है, पहले ऐसा माना जाता था कि भी इंडिया गर्म हो गया, पानी ठंडा है रिलेटिवली, तो इसलिए जो है गर्मियों में ये लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया से विंड खींच लेता है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट थ्योरी नहीं है, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जो ग्लोबल फिनोमेना है एनसो का, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया में फैले होते हैं, मानसून भी एक तरीके से उसी का पार्ट है। राइट। तो एल नीनो में क्या होता है? वार्म करंट्स रिप्लेस द कोल्ड पेरुवियन करंट्स, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। बड़ी सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे ये आपका पेरू है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इतनी बड़ी जगह है, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, तो ऊपर की जो टॉप लेयर है पानी की वो गर्म हो रही है, और यहाँ पे हवाएं कैसे बहती हैं? हवाएं बहती हैं इस तरीके से, राइट। तो जब हवाएं इस तरह से, ये पेरू की कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की है, तो जब हवाएं जो है इस तरह से बह रही हैं, तो क्या होगा? वो ये जो सारा गर्म पानी टॉप लेयर में बना है सन की वजह से, ये सारा गर्म पानी इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, राइट। तो सारा गर्म पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे हवाओं की वजह से, एंड जब यहाँ पे गर्म पानी जो है वो यहाँ पे सरक गया, तो यहाँ पे खालीपन आ गया, तो उसको नीचे से ऊपर अपवेलिंग हो गया और ठंडा पानी नीचे का ऊपर आ जाएगा पेरू की कोस्ट में, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली फिर भी जो है काफी गर्म यहाँ पे
पानी रहता है। ठीक है, यहाँ पे ठंडा पानी आ गया, यहाँ पे गर्म पानी आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है काफी हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया बन गया, हवा ऊपर जाएगी, हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ से इस तरह से आएगी और यहाँ पे एक पूरा सेल बन जाएगा। ये नॉर्मल बात हो रही है, एनसो की बात नहीं हो रही, एलिनो की बात नहीं, नॉर्मल बात हो रही है ये। ठीक है, तो इस तरह से एक सेल बन गया, वॉकर सेल। और यहाँ पे भी इस तरह से सेल बन गया मैस्कुलिन हाई पे। मैस्कुलिन हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। तो जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो हवा ऐसे आई, ऊपर गई और इस तरह से, और यहाँ पे भी ऊपर गई तो इस तरीके से। ये 3D की बात हो रही है, हवा मतलब पेज के बाहर से ये एरोज आ रहे थे। ठीक है, मैस्कुलिन हाई पे हाई प्रेशर एरिया है, और तभी गर्मियों में जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया से हवा लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी। ठीक है ना, तो एक तो आपका ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो मुड़ गई वो रीजन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही हैं, फिर यहाँ पे कुछ पहाड़ थे वो भी हवा को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में यहाँ पे काफी गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि नेचुरल कंडीशन जो होती है, नॉर्मल कंडीशन उसका उल्टा हो जाता है, राइट। तो नॉर्मली तो इंडिया में बारिश होती है हर साल, नॉर्मली पूरा ये चक्र बनता रहता है, नॉर्मली सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी वजह से किसी साल 5-7 साल बाद एल नीनो आ जाए, यानी कि हम ये कहते हैं कि पेरू की कोस्ट पे ज्यादा जो गर्म पानी हम कहते हैं ना इधर चला गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, वो ज्यादा जा ही नहीं पाता, काफी हद तक पानी यहीं पे गर्म रह जाता है, राइट। उसको बोलते हैं एल नीनो। ठीक है, तो एल नीनो इंडिया के लिए बुरा है, इसको इसलिए उसको बोल दिया एल नीनो इज अ बैड बॉय। और अगर नॉर्मल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाए तो उसको बोलेंगे ला नीना, यानी कि गर्म पानी नॉर्मली यहाँ पे आता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म पानी आ जाए तो ला नीना हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, तो उसको हम बोलेंगे गुड गर्ल। इसको बोलते हैं कोल्ड फेज ऑफ एनसो। कोल्ड फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे गर्म पानी आ गया तो यहाँ पे तो ठंडा पानी रहेगा ना पेरू पे, तो बेसिकली पेरू की कोस्ट के संदर्भ में कहते हैं कि ये कोल्ड फेज है या हॉट फेज है, राइट। और मदोकी उसका बीच का हो गया। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि एनसो की स्टडी करके साइंटिस्ट कैसे अनुमान लगाते हैं मॉनसून का, तो वो बेसिकली एनसो के 2 पॉइंट्स देखते हैं, तहीती और पोर्ट डार्विन। हमने क्या कहा, हमने कहा कि नॉर्मली यहाँ पे गर्म पानी होता है, जब ये गर्म पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर और स्ट्रॉन्ग मानसून बनेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर यहाँ पे इतना गर्म पानी ना आ पाए और यहाँ पे रादर ज्यादा गर्म पानी है तो कंडीशंस काफी ढीली पड़ जाएंगी, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सारा खेल जो है वो यहाँ पे पानी का है, कि यहाँ पे आपको नापना है बाद में बार बार कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर, यहाँ पे कितना टेम्परेचर, यहाँ पे कितना टेम्परेचर। आप जितना यहाँ पे टेम्परेचर इसका नाप पाओगे उसके हिसाब से पूरी आपकी मानसून की प्रक्रिया पे फर्क पड़ेगा। समझ गए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से कौन से वो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट है, यह है तहीती और यह है पोर्ट डार्विन, राइट। ये हमने कहा ना ऑस्ट्रेलिया ये पेरू, तो इनके बीच वाला जो पॉइंट है, तो बीच वाला पॉइंट ये हो गया तहीती और ये पोर्ट डार्विन हो गया। यहाँ पे आप टेम्परेचर नापते रहो पानी वानी का, उससे अनुमान लगा लेते हैं साइंटिस्ट कि भी इस साल हमारा मानसून कैसा होगा। ठीक है, सारे पॉइंट कवर कर लिए हमने। एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, सी वाटर इवेपोरेशन में इरेगुलरिटी आती है, रिडक्शन इन द प्लैंक्टन्स एंड फिश पॉपुलेशन। नॉर्मली हमने क्या कहा था कि नॉर्मली जो है यहाँ पे सारा गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आएगा, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जब वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आएगा तो यहाँ पे सनलाइट में न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो प्लैंक्टन्स बनेंगे, प्लैंक्टन्स बनेंगे तो उनको खाने के लिए फिश बनेंगी, फिश को खाने में खाना मिलेगा क्योंकि फिश प्लैंक्टन खाती है। तो नॉर्मली सारी प्रक्रिया चलती है, लेकिन जब एनसो आ जाता है, बैड बॉय आ जाता है, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ ही नहीं पाता, किसी वजह से यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। जब गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो नीचे से ऊपर न्यूट्रिएंट रिच वाटर आ ही नहीं पाएगा। जब न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं आएगा तो प्लैंक्टन नहीं बनेंगे, प्लैंक्टन नहीं बनेंगे तो फिश नहीं बनेंगी, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा फिशिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में सारी दी हुई है, बस बातों को थोड़ा सा समझना होता है कि लिखा क्या है, क्यों लिखा हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये था हमारा हॉट सीजन, सॉरी अभी तक हॉट सीजन नहीं, अभी तक तो हम मानसून पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स। सीजन से पहले पढ़ेंगे कोल्ड, फिर हॉट, फिर उसके बाद मानसून और उसके बाद रिट्रीट ऑफ मानसून। ठीक है, कोल्ड वेदर में क्या है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा कोल्ड क्यों है, उसके 3 रीजन दिए हुए हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मैंने आपसे कहा था क्लास की शुरुआत में कि अगर आप बीच पे खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारा पानी है और पानी जो है वो
अपना टेम्परेचर चेंज नहीं होने देता है, तो इस इलाके में भी, लैंड पे भी ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा, है ना? तो लेकिन अगर जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो पानी के पास नहीं है, तो वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नॉर्थ इंडिया पानी से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे सर्दी आएगी तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी, गर्मी आएगी तो ज़मीन गर्म हो जाएगी। बाकी हिमालय में स्नोफॉल होती है, जैसे न्यूज़ में कई बार आता है ना कि हिमाचल में बर्फ़ पड़ गई, कश्मीर में बर्फ़ पड़ गई और वो बर्फीली हवाएं धीरे-धीरे दिल्ली की तरफ आ रही हैं, 2-4 दिन में दिल्ली में ठंड पड़ने वाली है ना? तो वो स्नोफॉल इन द हिमालयज़ आल्सो इम्पैक्ट द प्लेन्स। फिर तीसरा हो गया कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से जो फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, राइट? तो ये हमारा इंडिया हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो है ठंड का मौका है, तो ठंड में क्या होगा, सन यहाँ पे तो है नहीं, सन तो साउथ में है, तो नीचे आ गई सारी प्रेशर बेल्ट्स, तो यानी कि जो वेस्टर्लीज पहले हिमालयस के ऊपर हुआ करती थी गर्मी में, ठंड में, वो वेस्टर्लीज अब हिमालयस के नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो वो यहाँ से जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सीज में जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं, उनसे मॉइस्चर लाती हैं। रास्ते में जो भी वाटर बॉडीज वगैरह पड़ती हैं, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, यहाँ से मॉइस्चर उठाती रहती हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे जब पहाड़ मिलते हैं उनको, तो पहाड़ की वजह से ऑरोग्राफिक लिफ्ट मिलता है और नॉर्दर्न इंडिया में वो पानी बरसा देती हैं। ये जनरली मिड फेब्रुअरी में ये फिनोमिना होता है जनरली, राइट? तो ये हो गई आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पेनिनसुलर इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन क्यों नहीं होता? क्योंकि तो इक्वेटर के पास है, जनरली इक्वेटर के आसपास सूरज घूमता रहता है, तो वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है ना? एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जैसा को बताया कि पानी जो है टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आने नहीं देता है, इसलिए साउथ इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया में जो है ज़्यादा अहम कोल्ड सीजन नहीं होता है। दिसंबर में विंड डायरेक्शन कैसी होती है? अरे सिंपल सी बात है ना यार, गर्मियों में कैसी होती है विंड डायरेक्शन? गर्मियों में पता है ऐसे होती है, तो सर्दियों में कैसी होगी? सर्दी में उल्टी हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सिंपल, ठीक है ना? क्योंकि दिसंबर के महीने में, सर्दियों में जो है सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन क्यों होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो अभी मैंने आपको फिनोमिना समझाया। इस रेन का फायदा क्या होता है भाई? जो सर्दियों की क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स, उनको पानी मिल जाता है एंड हिमालयस, लोअर हिमालयस में बारिश हो जाती है, तो उससे क्या ग्लेशियर बन जाएंगे और वो ग्लेशियर जब पिघलेगा गर्मियों में, तो फिर पानी मिलता रहेगा नदियों को, ठीक है ना? तमिलनाडु कोस्ट और नियर बाय एरियाज में अक्टूबर नवंबर में क्यों बारिश होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, जो कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पकड़ लेता है, राइट? तो ये है आपका जुलाई का डायग्राम। जुलाई में हमने क्या कहा कि ऊपर की तरफ हवाएं जा रही थी, राइट? लेकिन विंटर में क्या होता है? विंटर में हवाएं उल्टी आ जाती हैं, ये, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु कोस्ट वाला ना डायग्राम देख लेता हूँ, डायग्राम कहाँ पे है, फिर आपको समझा देता हूँ भी हाथ क्या तैयारी चीज। एक सेकंड बस, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ चुका है। ओके, तो देखो ये जो है ना आपका, जो ये वाली जो कोस्ट है तमिलनाडु, उसके आसपास वाली कोस्ट, पहली बात तो ये वाली ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पे सारा बारिश हो गई। जब ये हवाएं इधर पहुंचती हैं तो इधर बारिश का ज़्यादा स्कोप नहीं होता इन हवाओं में, ठीक है ना? ये सारा पानी यहीं पे गिरा देते हैं, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरी बात, इधर से जो हवाएं जारी होती है, मानसून की ही बात कर रहे हैं अभी हम, ये आप देख रहे हो एरो क्या है? ये एरो इस पहाड़ के पैरेलल है, ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती। इसलिए गर्मियों में क्या होता है, जब पूरे देश में बहुत तेज बारिश हो रही होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, तो यहाँ पे भी बारिश हो रही होती है, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल में और थोड़ी बहुत उड़ीसा वगैरह में यहाँ पे खूब बारिश हो रही होती है। लेकिन ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नहीं हो रही होती है। जब पूरे देश में धमाधम बारिश हो रही है, इन इलाकों में बारिश नहीं हो रही होती, क्योंकि विंड जो है वो माउंटेन्स के पैरेलल ब्लो कर रही होती है। लेकिन जब रिटर्निंग मानसून होता है, तो रिटर्निंग मानसून की हवाएं कुछ इस तरह से होती है,
तो हवाएं जो लैंड पे थी वो तो सूख गई, सारे पानी बरसात चुकी। फिर जो सर्दियों में रिवर्सल हो गया विंड्स का डायरेक्शन का। अब ये इस तरह से जाना चाह रही थी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ती हैं कोरिडोर्स फोर्स की वजह से, तो अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी तो इस तरफ मुड़ेंगी, भाई मेरा राइट इधर है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रही है तो राइट इस तरफ हो गया ना। तो अब ये सूखी हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से सर्दियों में उल्टी आ रही होती हैं तो ये ऐसे घूम जाती हैं। तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर उन्होंने मॉइस्चर पकड़ लिया और यहाँ पे इनको मिल गया ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे टकराएंगे ईस्टर्न घाट से, और फिर ईस्टर्न घाट के राइट हैंड साइड में ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे दमादम बारिश होगी। इसलिए अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु कोस्ट के आसपास जो है खूब बढ़िया बारिश होती है। ठीक है, तो ये वाली बात थी हमारी कि जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके लिए ये सारे इलाके जो हैं वो लीवर साइड पे हो गए, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो साउथ वेस्ट मानसून के दौरान तो हवाएं पैरेलल जा रही होती है, माउंटेन के पैरेलल जा रही होती हैं, और सर्दियों में यहाँ से घूम के आ जाती है। राइट, अभी ये जो ब्रांचेस है ना मानसून के, अभी और पढ़ेंगे अभी हम, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो बेसिकली आपको येलो डायग्राम समझा रहा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु और नियर बाई एरियाज में क्यों बारिश होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर को पकड़ लेता है, क्योंकि सर्दियों में जो हवाएं ऐसे घूम जाती हैं और यहाँ से सारा मॉइस्चर पकड़ लेती है, और फिर यहाँ पे पहाड़ है तो पहाड़ से पहले ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल होती है और यहाँ पे धमाधम बारिश हो जाती है। तो ये था कोल्ड वेदर सीजन। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर सीजन की, गर्मियों की। तो ऑब्वियसली जो इनलैंड एरियाज होते हैं यहाँ पे खूब कॉन्टिनेंटैलिटी होती है, क्योंकि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होता नहीं है, और कोस्टल एरियाज में एक जैसा ही मौसम रहता है। ठीक है ना, तो साउथ इंडिया में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। लू आपको पता ही है कि बहुत ही ड्राई विंड्स चलती हैं, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं नॉर्थ इंडिया में। राइट, कहते हैं ना लू लग गई बंदे को, बहुत एकदम गर्मी लग जाती है बहुत बुरी तरह। कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली दिल्ली में तो ऐसा हो ही जाता है कि अगर 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए ना दिन में, तो अचानक से शाम को 4-5 बजे एकदम से, मतलब दिन में एकदम बहुत गंदी गर्मी पड़ रही थी और शाम को 4-5 बजे करीब अचानक से काले बादल आ जाते हैं और ऐसे पानी बरसता है कि पता नहीं भाई क्या बात हो गई। राइट, तो ये जो ओकेशनल लोकल स्टॉर्म्स होते हैं इनका क्या रीजन होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है यार। एक लैंड है, वो लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, स्पेशली अर्बन हीट आयरन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सारी हवा जो है, जब लैंड गर्म है तो आसपास की हवा गर्म हो जाएगी, हवा ऊपर जाएगी। जब ये हवा ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, तो आसपास की हवाएं उसको फिल करने आएंगी। तो आसपास की जैसे अरावली पहाड़ हैं और भी थोड़ा दिल्ली रिज है, ठीक है, आसपास के जितने भी इलाके, उस सारे इलाकों की जो है हवा बड़ी तेजी से यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे इस एरिया को, इस वॉइड को फिल करेंगी। क्योंकि आसपास की हवाओं में अगर मॉइस्चर है तो वो यहाँ पे आएंगी और वो भी राइज करेंगी, और जैसे ही वो ऊपर राइज करेंगी तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर पानी नीचे बरस जाएगा। राइट, एंड दूसरा क्या होता है, यहाँ पे तो आपकी ड्राई एयर थी और यहाँ से मॉइस्ट एयर आई, तो जैसे ड्राई एयर मॉइस्ट एयर आपस में टकराई तो यहाँ पे भी फिर थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं। राइट, तो इसीलिए कभी कभी अचानक से शाम को बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है, मानसून ट्रो है, उसकी तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ आसपास की मॉइस्ट एयर जो है वो अट्रैक्ट होके आ जाती है। इसी हॉट वेदर सीजन में, जैसा आपको एग्जांपल दिया ना मैंने कि शाम को 4-5 बजे बड़ी तेज बारिश हो जाती है, तो ऐसे कई कई जगहों में नॉर्थ वेस्टर्स भी एक फेमस चीज है इसमें। राइट, तो नॉर्थ वेस्टर्स क्या है? विंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इस इलाके में नॉर्थ वेस्टर्स यानी कि शाम के वक्त इस तरह से काफी ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स हो जाते हैं। दीज आर प्री मानसून इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स। गर्मी के मौसम में, मानसून के आने से पहले इस तरह से शाम को बहुत तेज बारिश होती है। वेस्ट बंगाल में इनको काल बैसाखी और असम में बरदोई-सिला कहते हैं। बरदोई-सिला मतलब कि वाटर विंड गर्ल, या फिर एक देवी है जो अपनी मम्मी के घर जाने के लिए जल्दबाजी में है, तो इसीलिए बड़ी तेज तेज हवाएं जा रही हैं, हवाएं चल रही हैं। ठीक है ना। बाकी क्या है, ब्लॉसम शॉवर केरला में कॉफी फ्लावर्स के ब्लॉसम में हेल्प करती हैं, और मैंगो शॉवर जो है वो केरल और कोस्टल कर्नाटका में मैंगो राइपनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कॉफी प्लांट है, कॉफी प्लांट के फ्लावरिंग में ये हेल्प करती है। और लू आपको पता ही है, सबसे ज्यादा ये दिल्ली और पटना के बीच में लू चलती है बहुत ज्यादा। ये कुछ लोकल विंड्स थी। हॉट वेदर सीजन खत्म हो गया, अब क्या आएगा?
मानसून आएगा गर्मियों के बाद, जब बड़ी बहुत तेज गर्मी पड़ती है उसके बाद मानसून आ जाता है। ठीक है, तो मानसून रहता है तकरीबन जून से सितंबर में। 1 जून को केरला में टकराया और उसके बाद 1.5 महीने के अंदर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये कवर कर लेता है। आपके एनसीईआरटी में मानसून की 2 मेन ब्रांचेस दी हुई है, एक है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और इनके भी फिर डिविजन्स दिए हुए हैं, राइट। तो पहले देख लेते हैं इस डायग्राम को अब फाइनली। ये जो है आपकी एक ब्रांच इधर से आ रही है, ठीक है, ये सारी बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच है। ऑब्वियस सी बात है, अरेबियन सी ब्रांच के 3 सब ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच जो है जो वेस्टर्न घाट से डायरेक्टली टकरा रही है, जो वेस्टर्न घाट से डायरेक्टली टकराएगी ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट के लेफ्ट हैंड साइड पे खूब बारिश करेगी जैसे मुंबई में, और राइट हैंड साइड पे कम बारिश करेगी जैसे कि पुणे और बैंगलोर में। दूसरी ब्रांच जो है, दूसरी सब ब्रांच जो है अरेबियन सी की, वो जाती है यहाँ से मुंबई से थोड़ा और ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़े पहाड़ कम है, तो यहाँ से जाती है। और जो ये जो नर्मदा तापी की वैलीज है ना, बेसिकली इन एरिया से पहाड़ों के बीच में से फनल के तरीके से इधर चली जाती है सीधा। इस ब्रांच सब ब्रांच की वजह से इन सेंट्रल इंडिया में बारिश होती है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, ठीक। और जो तीसरी सब ब्रांच है वो अलोंग द अरावली, जो फिलहाल तो है, कुछ सालों बाद बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, इन अरावली के साथ साथ जाती है और आपके पंजाब हरियाणा वगैरह में भी बारिश लाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 सब ब्रांचेस अरेबियन सी की। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। पहली बात, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो ये जो ईस्टर्न घाट से इनके पैरेलल फ्लो कर रही है, इसलिए यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी क्योंकि इनको लिफ्ट मिल ही नहीं रहा, ये तो अपना सीधा सीधा चले जा रही है, ठीक है। अब ये जब इधर गई तो यहाँ पे है अराकन माउंटेन्स, ये म्यांमार है, ये सारा इलाका ना म्यांमार का है। बांग्लादेश तो देखो यहाँ पे है ना, तो ये म्यांमार है सारा। अब म्यांमार में अराकन हिल्स है, इनसे टकराती हैं और इस तरफ मुड़ जाती हैं ऐसे। अब जब इधर गई तो इधर क्या है, इधर सामने दीवार है, चाइना की वॉल है नहीं, हिमालयास है। तो जब हवाएं ऐसे जा रही थी और सामने हिमालय से टकराई तो क्या करेंगी, आधे लेफ्ट जाओ आधे राइट जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, है ना। तो जो राइट जाएंगी वो इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश करेंगी, और जो लेफ्ट जाएंगी वो बिहार यूपी में बारिश करेंगी। तो जो यहाँ से गई वो यहाँ पे मिलेंगी इस वाली ब्रांच के साथ थोड़ी सी, और इधर गई तो पंजाब हरियाणा पे मिलेंगी। तो पंजाब हरियाणा वाले इलाके में ये वाली ब्रांच मिल रही है, ये वाली ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे खूब सारी बारिश हो रही है पंजाब हरियाणा में और लोअर हिमालयास में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हिल्स आपको दिखा, यहाँ पे जो है ये टकराई तो इधर इधर गई, तो जो राइट की तरफ जा रही है यहाँ पे इसको मिल रहे हैं हिल्स। कौन से हिल्स, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय है, इसीलिए इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट। अब ये क्योंकि पहाड़ है तो इसके बाद ये तो हो गया विंडवर्ड साइड आपकी, और इस तरफ हो गई लीवर्ड साइड, तो इसलिए इस वैली में थोड़ी कम बारिश होती है ना। तो मान लो ये माउंटेन्स है, तो माउंटेन इधर ज्यादा बारिश हो गई, इधर कम बारिश हो गई, ठीक। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ये तीनों जो सब ब्रांचेस हैं अरेबियन सी की, राइट। जो मैंने समझाया वो सब लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है, म्यांमार कोस्ट पे अराकन हिल से टकराती है, फिर उसके बाद वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, और एक जो है वो पंजाब की तरफ जाती है, दूसरी ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ जाती है, ठीक है। ये भी हो गया। और तमिलनाडु कोस्ट साउथ वेस्ट मानसून में क्यों ड्राई रहती है, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच के तो रेन शैडो एरिया में है और बे ऑफ बंगाल पैरेलल है इसके, बताया था ना अभी आपको कि भी मानसून जो है, हमने कहा मानसून में क्यों नहीं बारिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मानसून 2 ब्रांचेस में आया, ये वाली ब्रांच के तो लीवर्ड साइड में हो गई ये वाला इलाका, और जो ये वाली ब्रांच थी ये पहाड़ों को छूते हुए निकल गई, तो इसलिए बारिश ही नहीं हुई, ठीक है। और सर्दियों में क्यों बारिश हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में जो है ये विंड्स उल्टी हो जाती हैं, कोई और सोर्स से राइट हो जाती हैं, ऐसे टर्न हो जाती हैं, इधर से मॉइस्चर पकड़ लेती हैं, पहाड़ से टकराती हैं और पहाड़ के राइट हैंड साइड पे यानी कि विंडवर्ड साइड में बारिश कर देती हैं सर्दियों में। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब चौथा और आखिरी सीजन क्या हुआ, रिट्रीटिंग मानसून का, अक्टूबर नवंबर में, जो भी मैंने आपको बताया कि क्यों बारिश होती है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर ट्रो ओवर गंगा प्लेन मूव्स साउथवर्ड। भाई गर्मियों में जो गंगा प्लेन्स थे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड था,
तो सर्दियों में क्या होगा अक्टूबर नवंबर में, ये लो प्रेशर एरिया नीचे चला गया, अगर नीचे चला गया तो हवाएं भी इसको पकड़ेंगी, तो हवाएं जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। तो मानसून रिट्रीट क्यों करता है, वापस क्यों जाता है मानसून, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो भी नीचे चला जाता है और हवाएं तो लो प्रेशर के पीछे भागती रहती हैं। अक्टूबर हीट क्या होता है, और देखो 2-3 महीने खूब बारिश हुई, जून जुलाई से लेकर सितंबर तक नॉर्थ इंडिया में खूब बारिश होती रही, है ना, बारिश हुई यहाँ पे डायरेक्टली। फिर उसके बाद जो नदियों में ज़्यादा पानी हो गया तो वो पानी भी आस जहाँ पे बहती है नदी उसके आसपास के सॉइल को मॉइस्चराइज करती रहती है, तो ज़मीन में खूब पानी है। अब जब नॉर्थ इंडिया के ऊपर से सारे बादल हट गए, क्योंकि नीचे साउथ की तरफ सारे बादल चले गए, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर स्काई होता है अक्टूबर में। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर हीट की, ठीक है। तो अक्टूबर में यहाँ पे काफ़ी साफ आसमान होता है। जब आसमान जब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी साफ आसमान होगा, यानी कि सूरज की रोशनी बड़े अच्छे से पड़ेगी ज़मीन पे। जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे अच्छे से पड़ेगी तो क्या होगा, ज़मीन में जितना मॉइस्चर था 2-3 महीने से, जितना मॉइस्चर ह्यूमिडिटी थी, वो सारा पानी ज़मीन का सॉइल का इवेपोरेट होगा। तो इसलिए आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो एक तो आपको डायरेक्ट सनलाइट लगने लग जाती है, और ऊपर से उस सनलाइट की वजह से मॉइस्ट लैंड अपना मॉइस्चर छोड़ देता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, घुमस बढ़ जाती है। तो इसलिए घुमस पड़ने की वजह से अक्टूबर में कई बार काफ़ी अनकंफर्टेबल और गर्मी लगती है, भाई इतनी गर्मी पड़ रही है अक्टूबर में, वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी की वजह से लगता है हमें, राइट। ईस्ट पेनिनसुला के रेनिएस्ट मंथ्स कौन से होते हैं, अक्टूबर नवंबर। क्यों, अभी बताया था ना यार, वही कोरोमंडल वाली कोस्ट वाली बात है, ठीक है ना। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, ये हवाएं वापस आ रही होंगी और यहाँ पे खूब बारिश होगी, राइट। और एक बढ़िया चीज़ बताऊँ आपको, जब जून जुलाई का महीना होता है ना, तो देखो ये जो पूरी कोस्ट है, इस पूरी कोस्ट पे बारिश हो रही है जून जुलाई में, है ना, खूब बारिश हो रही है पूरी कोस्ट पे। उसी समय यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन ये सारा सूखा पड़ा हुआ है, और सर्दियों में उल्ट हो जाएगा, सर्दियों में बस यहाँ पे बारिश होगी और बाकी सारा सूखा पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो गर्मियों में इमेजिन करो कि गर्मी है, मानसून आया है, यहाँ पे बारिश हो रही है, नॉर्थ में बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन ये बेचारी कोस्ट सूखी पड़ी है। सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में यहाँ पे बारिश होगी। उसके 2 रीजन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, एक तो यही रिवर्सल ऑफ विंड, है ना, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशंस बन जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे खूब बारिश होती है। जैसे अभी भी आपने देखो ना, श्रीलंका और तमिलनाडु में जो साइक्लोन आया था, है ना, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, क्या दिसंबर चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो तो रेनिएस्ट मंथ्स ऑफ ईस्ट पेनिनसुला क्या है, अक्टूबर और नवंबर। और सबसे ज़्यादा बारिश इस कोरोमंडल कोस्ट पे किस वजह से होती है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस फ्रॉम अंडमान सी की वजह से। नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशनल सीजन्स, तो इंडियन प्राचीन कैलेंडर के हिसाब से ये कुछ ऋतुएं हैं, और किन इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ये कब कब आती हैं, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये कौन कौन से मंथ्स बैठते हैं। इसको एक बार बस पढ़ लो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस पढ़ना ही है, इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो पढ़ लेना प्लीज़, खुद से पढ़ लेना एक बार। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, इंडिया की एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर, और हाई रेनफॉल एरिया मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मीडियम मतलब 100 से 200 के बीच में, लो मतलब 50 से 100 के बीच में, और इनएडिक्वेट मतलब 50 से भी नीचे। और ये एरियाज आपको पता ही है, जैसे रेगिस्तान बहुत कम होगी, ठीक है ना, मेघालय में बहुत ज़्यादा होगी, मेघालय में, है ना। तो ऐसे हल्का सा पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, बस 2 पढ़ लो इस चीज़ को। ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं इसको, कि क्लाइमेट और रेनफॉल से इकोनॉमिक लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हिमालयस को छोड़ के पूरे देश में हर जगह टेम्परेचर ऐसा है कि आप पूरे साल जो है फसलें उगा सकते हो, बस पानी होना चाहिए आपके पास। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए, रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर खुद जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है ना। और क्योंकि हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा रीजनल वेराइटीज़ होती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी आ जाती हैं। विंटर रेन राबी क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, उनकी वजह से वेस्टर्लीज जो है उनको यहाँ पे लाती हैं और राबी क्रॉप्स को पानी दे देती हैं। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स और ड्रॉट्स आते रहते हैं। और जब अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो
सॉइल इरोजन हो जाता है। मैंने आपको 2 क्लासेस पहले इसका एग्जांपल दिया था, 1 या 2 क्लास पहले। कौन सा एग्जांपल दिया था इसका कि बहुत तेज बारिश की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है? मौसिनराम, मौसिनराम एंड चिरापुंजी। तो मौसिनराम में क्या होता है कि 1-2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जितना भी सॉइल वगैरह है वो सारा सॉइल इरोजन से हट जाता है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है, जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग करती हैं वो कितना ग्लोबल वार्मिंग कर रही है उसको नापा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। तो CO2 तो पता ही है ना? लेकिन कुछ गैसेस हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से भी ज़्यादा है। उनके कुछ एग्जाम्पल है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड्स, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन ज़्यादा पकड़ लेती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो रेडिएशन आ रही है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है और जो जा रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये शॉर्ट वेव को तो आने देती हैं लेकिन लॉन्ग वेव को पकड़ लेती हैं, राइट। फिर इस सेंचुरी के एंड तक शायद ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा और सी लेवल 48 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी और सूखा पड़ सकता है कई जगहों पे, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल पैटर्न चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे जो फसलें नहीं उगती थी वो उगने लग जाएंगी, है ना, कुछ फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज बढ़ेंगी, जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर के आसपास वाला जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, अगर आपको टेम्परेट एरिया में भी मिलने लग जाए, वैसी गर्मी होने लग जाए, ह्यूमिडिटी होने लग जाए, तो जो इक्वेटोरियल एरिया के आसपास जो मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो इधर भी होने लग जाएंगी, है ना। तो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज जो है वो जो बढ़ जाएंगी और सी लेवल बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन 1-2 दिन में आ जाएगी। थैंक यू।